जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भाषा के अंग में दूसरा शब्द विचार। यानी इससे पहले नंबर पे हमने वर्ण विचार पढ़ा। वर्ण विचार के वीडियो और वर्ण विचार से संबंधित अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम देखेंगे शब्द विचार, शब्द रचना, किस प्रकार से शब्द बनते हैं, इनके वर्गीकरण और जो अलग अलग इनके वर्गीकरण में व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, इनके आधार पर हम शब्दों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द रचना। वर्णों के सार्थक समूह, योग या मेल को शब्द कहते हैं। अब देखो ये सार्थक समूह, योग और मेल क्या है। तो इसमें हम देखते हैं जो वर्ण होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो वर्ण होते हैं वो दो से अधिक वर्णों का समूह, यानी दो से अधिक वर्ण होंगे, उसमें या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। उनको जोड़ने पर, मिलाने पर, उनका योग करने पर जो सार्थक, सार्थक से यहाँ अर्थ है जिसका कोई अर्थ हो, यानी उनको मिलाने से अगर अर्थ देने वाला कोई शब्द बनता है तो वह शब्द है। अगर उनको मिलाने से उनका कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने पर शब्द रचना या शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उनका कोई अर्थ होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं उदाहरण। जैसे घर शब्द है, इसमें दो वर्ण है, इनका विश्लेषण करते हैं। घ शब्द में अ स्वर मिला हुआ है, यानी जो घ शब्द है व्यंजन वर्ण स्वरों के योग से बनते हैं। तो घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, यानी घ और र को हलंत करके अ निकाल दिया गया है इसमें से, यानी स्वर को अलग करके ये विश्लेषण करने के लिए बताया है। लेकिन घ और र दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों को घ पहले और र बाद में रखकर मिलाने से जो शब्द बनता है वह बनता है घर। और हम जानते हैं घर उसे कहते हैं जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी इसका एक सार्थक अर्थ है। तो ये तो हुआ शब्द। लेकिन घ और र दो वर्ण हैं, इनको अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें, र पहले और घ बाद में लिख दें, तो जो इससे बनने वाला रग शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए ये जो दो वर्ण हैं इनको मिलाया गया है, इनका मेल किया गया है, लेकिन इससे कोई शब्द नहीं बना है। जो शब्द बना है वो निरर्थक है, इसलिए इसको शब्द नहीं कहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। परिभाषा में केवल वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं ऐसी परिभाषा नहीं है। ये मतलब सही परिभाषा नहीं होगी। सही परिभाषा शब्द की यह होगी कि वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक योग को या सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी जो योग या मेल करें वर्णों का, उसका एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, यानी अर्थ वाला शब्द बनना चाहिए। तो ये थी शब्द की परिभाषा, और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वो जो शब्द बनेगा वो सार्थक बनेगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। इससे पहले हमने वर्ण के बारे में प्रश्न देखा था कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। लेकिन यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए। यानी परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ थोड़ा सा अंतर होता है और उसे हम ध्यान नहीं देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ समझना है कि अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वो होगी शब्द, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है जबकि शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई का आंसर होगा शब्द। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के वर्गीकरण में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। एक तो होते हैं सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। जो शब्द अर्थ सहित होते हैं वो सार्थक होते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं हो वो निरर्थक होते हैं। अब जो शब्द निर्माण है, शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उनका वर्गीकरण देखें तो ये चार प्रकार से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, इसे बनावट के आधार पर भी कहते हैं, अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से हुआ है। उसमें सबसे पहले तत्सम शब्द। जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत् प्लस सम,
इसका अर्थ है उसके समान। किसके समान? जो हमारी मूल भाषा थी, सबसे पहले जो हमारी भाषा थी उसी के समान, यानी उसी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए गए थे वही शब्द आज भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। यानी संस्कृत के वो शब्द जो आज भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी संस्कृत में प्रयुक्त शब्दों को हिंदी में उसी रूप में अपना लिया गया हो तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कृषक, घृत, प्रजा, पुस्तक, राज्य, प्रणाम, माता, पिता। इस प्रकार से ये अगर बदल जाते हैं तो वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में हम देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं तो वो मूल भाषा संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जबकि जो तद्भव शब्द होते हैं वो तद प्लस भव यानी होना या बदलना, किसी शब्द का दूसरे रूप में होना या बदल जाना। यानी संस्कृत के शब्द संस्कृत में जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उनका कुछ रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। यानी संस्कृत में आए ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल गया है। कृषक, उसको क्या कहते हैं? किसान। यानी संस्कृत में कृषक शब्द लिखते हैं, बोलते हैं, वहीं हिंदी में कृषक को किसान लिखते हैं, बोलते हैं। उसी प्रकार घृत शब्द है, उसको हिंदी में घी बोलते हैं। मैंने वही उदाहरण लिए हैं जो तत्सम में थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्षीर, संस्कृत में क्षीर को हिंदी में खीर कहते हैं। जो संस्कृत में क्षेत्र शब्द है वही हिंदी में खेत बन गया है, यानी इसका रूप बदल के ये कुछ चेंज हुआ इसमें और खेत लिखा जाने लगा। इसी प्रकार से अन्य शब्दों में भी कुछ बदलाव आया, यानी जो वर्ण है उनमें कुछ बदलाव आ जाता है और वो तद्भव शब्द हिंदी में कहे जाते हैं। तत्सम व तद्भव शब्दों को कैसे पहचानें? यानी जो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है, कई शब्द ऐसे हैं जो हम संस्कृत की मूल भाषा में प्रयोग करते करते हिंदी में भी उन्हीं शब्दों को भी बोलते हैं, उनका अर्थ हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में उन शब्दों का अलग रूप है। तो उनको कैसे पहचानें, उनके कुछ नियम है। तो अगर हम इन नियमों को याद कर लेंगे तो हमें तत्सम व तद्भव शब्द पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। तत्सम व तद्भव शब्दों की जो श्रृंखला है या बहुत सारे शब्द एक साथ एक वीडियो में अलग से लेके आएंगे। यहाँ हम पहले नियम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें चीज़ें समझ में आ गई तो उसके बाद हम गलती नहीं करेंगे। जो तत्सम और तद्भव शब्दों को केवल देख लेने से, रट लेने से उतने ही शब्द हमें याद होंगे, अगर उससे अलग कोई शब्द आ गया तो हम परीक्षा में सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले नियम देखकर नियम को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है क्षय का प्रयोग प्राय संस्कृत शब्दों में होता है। यानी जो क्षय शब्द है, अभी हमने कुछ उदाहरण देखे थे उनमें भी ऐसा ही था। जो क्षय शब्द का प्रयोग है वो अक्सर संस्कृत के शब्दों में होता है, जिसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब जब हिंदी में क्षय का प्रयोग कुछ रूप बदलकर ख या क्षय में बदल जाता है और हिंदी में या तद्भव शब्दों में हो जाता है तो वो इस प्रकार से होता है क्षति का क्षति, क्षार का खार। यानी जो क्षय शब्द है वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और ख और क्षय की जगह ख और क्षय आकर के हिंदी या तद्भव में प्रयोग होते हैं। नियम नंबर 2, वह शब्द का प्रयोग तत्सम शब्दों में। देखो ये 100% तो नहीं, पर प्राय या अधिकांश यानी कि 90%, 95% करीब संस्कृत में ही होते हैं। और जो संस्कृत में है वो वह शब्द आता है, जबकि हिंदी में बदलकर वो ब बन जाता है। यानी तद्भव शब्द में ब आ जाता है और जो संस्कृत में है अक्सर व आता है। तीसरा नियम देखते हैं, स जो श है, सलजम वाला स है, उसका प्रयोग तत्सम या संस्कृत शब्दों में अधिकांश होता है और यही श शब्द बदलकर स तद्भव या हिंदी शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे शाक, शाक यानी हम जानते हैं सब्जी होती है और हिंदी में शाक को साग कहते हैं। इसी प्रकार से श्रृंगार, यहाँ नीचे वाली लाइन नहीं आएगी, ये डंडा इस तरह से आता है। ये श्रृंगार है, ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में श्रृंगार इस तरह से लिखते हैं, जबकि हिंदी में अगर तद्भव शब्द पूछा जाए तो वो श्रृंगार होगा। और देखते हैं हम कुछ शब्द, जैसे ये जो श्रृंगार शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार।
तो ये तीनों ही शब्द अशुद्ध है, क्योंकि जो श्रृंगार शब्द है वो शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ नीचे दूसरी लाइन नहीं आती है, जो आधा श्रेय है, श है, उसके नीचे री ऋषि की मात्रा लगा देते हैं और श्रृंगार, तो यह है श्रृंगार शुद्ध रूप में। चौथा नियम देखते हैं, री तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जो री है, री स्वर, वो अधिकांश तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्रेय, ये प्राय ये चारों संयुक्त अक्षर भी संस्कृत में ही प्रयोग होंगे। री ऋषि का स्वर और व्यंजन के संयुक्त अक्षर, ये सभी संस्कृत में प्रयोग होते हैं, अधिकांश संस्कृत में प्रयोग होते हैं। और जो री ऋषि है वो तद्भव में कैसे प्रयोग होता है, देखो, ऋषि, उसको ऋषि भी लिख दिया जाता है। नियम नंबर 5, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। यानी जो संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द कह दें इनको, तो जो विसर्ग है वो संस्कृत में ही प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में तद्भव शब्दों में विसर्ग हट जाता है, यानी अगर कोई शब्द प्रयोग करें तो शब्द वही आ जाएगा, लेकिन उसका विसर्ग रूप हट जाएगा। नियम नंबर 6, विसर्ग के साथ अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह यह है, हम जानते हैं, एक बिंदी आती है शिरोरेखा के ऊपर, ये तत्सम में इसका प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। विसर्ग के साथ साथ अनुस्वार का प्रयोग भी संस्कृत शब्द में ही होता है, और हिंदी में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, क्योंकि चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा के प्रयोग के बाद ही होने लगा है। यहाँ कुछ और देख लेते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में किस प्रकार से बदलकर वर्ण प्रयुक्त होते हैं। जो तत्सम के हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, और तत्सम में तद्भव में प्रयुक्त होने वाले शब्द नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ यह किस में बदल जाता है, ज में। री ऋषि, इस तरह से मात्रा लग जाती है शब्दों में। और श शलगम है वो सस्लेट में बदल जाता है। स षटकोण है वो सस्लेट या छ में बदल जाता है। और छ क्ष भी छ में बदलता है, ख और छ में बदलता है, क्ष क्षत्रिय। न में बदल जाता है। यानी ये जो ऊपर के शब्द है वो सब तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, जबकि जो नीचे वाले वर्ण हैं वो तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गोधूम, तो गोधूम का क्या होता है तद्भव में, गेहूं। और मुख का मुंह, समश्रु का मूछ, ग्राम का गांव, जुग का युग, षष्ठ का छठा, यानी छह होता है षष्ठ, यानी जो संस्कृत में प्रयुक्त करते हैं संस्कृत की गिनती में, वहीं हिंदी में इसे छह या छठा बोलेंगे। अब देखते हैं हम तत्सम से तद्भव तक का सफर, यानी तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो इनका सफ़र कितना लंबा था, यानी जो हिंदी भाषा है संस्कृत से कहाँ तक आई, यानी कब आई और कैसे आई, इसके बीच में कितनी भाषाओं ने जन्म लिया, कितनी भाषाएं विकसित हुई। तो देखते हैं। संस्कृत मूल भाषा थी। अगर मूल भाषा के बारे में पूछा जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए हमारी मूल भाषा क्या थी, तो आंसर होगा संस्कृत। उसके बाद जो संस्कृत भाषा थी वो वैदिक काल में संस्कृत का ही प्रयोग होता था। तो वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आई जो जनसाधारण में बोली जाती थी। उसके बाद पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, शौरसेनी, और उसके बाद आई हमारी हिंदी। यानी संस्कृत से हिंदी तक का ये सफ़र है। आगे देखते हैं देशज शब्द, यानी जो तीसरे नंबर पे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द देख रहे हैं उनमें देशज शब्द देखते हैं। हमारी जो भाषा है उसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो देशज शब्द क्या होते हैं, देश प्लस ज। यहाँ ज का अर्थ है जन्म लेना, यानी देश में ही जो जन्म लिए हों वो शब्द, जिसे आंचलिक या ग्रामीण भी कह सकते हैं। आंचलिक या ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने वाले शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, अर्थात जो देश में ही जन्म लेते हैं। उदाहरण देखते हैं इनके। खुरपा, गड़बड़, परात, ढोर, खचाखच, ये शब्द देशज शब्द है। इस प्रकार के शब्द देशज शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। देशज के भेद, यानी जो देशज शब्द है, देखो कहाँ से प्रयुक्त हुए, कहाँ से इनको हमने
हिंदी में प्रयुक्त करना शुरू करा तो सबसे पहले तो अपनी गड़ंत से बने शब्द, यानी अपने आप ही बोलचाल में ये शब्द आ गए और हमने अपने मन से ही इनको बना लिया। तो वो शब्द है लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा। इस प्रकार के शब्द अपने मन से ही गढ़े हुए हैं। द्रविड़ जातियों से आए हुए देशज शब्द हैं अनल। इसके अतिरिक्त कज्जल, कटी, चिकना, ताला, ये द्रविड़ जातियों से लिए हुए शब्द है। इसके अतिरिक्त कोल, संथाल आदि जो जातियां थी हमारे प्रदेश में, देश में, तो उनसे जो शब्द लिए कपास, कोड़ी, पान। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। हमने तत्सम शब्द देखे, तद्भव शब्द देखे, देशज शब्द देखे। अब हम देखते हैं विदेशी या विदेशज शब्द, यानी जो विदेशों से हमारी हिंदी में प्रयुक्त कर लिए गए हैं, यानी ऐसे शब्द जो विदेशों के शब्द हैं लेकिन हमारी हिंदी की बोलचाल की भाषा में हमने उनको बोलना शुरू कर दिया है। वी प्लस अन्य प्लस देशज, ये है विदेशज। वी प्लस अन्य प्लस देशज, देश में जन्म नहीं लेने वाले। वी से अर्थ नहीं है यहाँ। संस्कृत या अन्य देश कह सकते हैं। संस्कृत या हिंदी को छोड़कर, संस्कृत या हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं से, यानी ना तो वो संस्कृत से आए हैं ना हिंदी से आए हैं, अन्य भाषाओं से व अन्य देशों से आने वाले शब्द जो हिंदी बोलने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, तुर्की के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, फ्रांसीसी शब्द, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी आदि भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि ये विदेशी शब्द हमारी हिंदी में बोले जाने लगे? तो इनके बोले जाने का कारण है राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, यानी ये सब कारण हैं जिससे ये शब्द हमारी हिंदी में आए हैं। कुछ शब्द देख लेते हैं जो विदेशी हैं। अफसर, क्लास, जलसा, गुलाब, बीमार, ये शब्द विदेशी शब्द है। इन चारों प्रकार के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संकर शब्द है। और संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों को मिलाने से बने हैं, यानी दो भाषाओं के अलग अलग शब्द, दो भाषाओं के अलग अलग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द है लेकिन उनको मिलाकर एक ही शब्द बना दिया है, तो एक नया शब्द बनता है। जैसे देसी प्लस विदेशी, तो संकर शब्द बन जाएगा। जैसे वर्ष, गांठ। अब देखो यहाँ दो शब्द है, वर्ष और गांठ। वर्ष संस्कृत का शब्द है जबकि गांठ अरबी का शब्द है। यहाँ दो भाषाएं, एक हमारी भारत की भाषा है, एक दूसरी अरबी भाषा है, विदेशी भाषा है, तो दोनों को मिलाने से शब्द बना वर्षगांठ। ये एक शब्द है जिसका अपना अलग अर्थ है, तो ये है संकर शब्द। इसी प्रकार से रेल यात्री अंग्रेजी प्लस हिंदी से बना शब्द। नेक नियत फारसी प्लस अरबी से बना शब्द। बेकायदा फारसी प्लस अरबी से बना शब्द है, बेकायदा भी। इसी प्रकार से टिकट घर, उद्योगपति, बेताब, उड़न तस्तरी है, ये तस्तरी आदि, ये जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं वो शब्द थे संकर शब्द। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे आगे हम शब्दों का और वर्गीकरण देखेंगे और अन्य भाग देखेंगे इनके, तो वीडियो को आप देखते रहिए। जीके की वीडियो भी देखिए।